हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सॉल्व्ड केमिस्ट्री पेपर ऑफ फाइनल जेई मेंस जून 2022 एग्जामिनेशन की। ये एग्जाम 24 जून 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था और इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन ए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सेक्शन बी जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है यानी कि पूरे 30 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस के आंसर्स और उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो सेक्शन ए से है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। वो है मोल कंसेप्ट चैप्टर से। क्या कहता है ये क्वेश्चन? इफ अ रॉकेट runs on a fuel that is having formula C15H30 and liquid oxygen, the weight of the fuel required and CO2 released for every liter of fuel respectively are। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको जो फ्यूल है उसकी डेंसिटी दे रखी है 0.756 ग्राम पर ml और इसके लिए इसके ऑप्शंस भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कि एक रॉकेट है जो रन करता है एक फ्यूल पे। फ्यूल एक बेसिकली हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला गिवन है C15H30, जिससे कि समझ में आ रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसके लिए लिक्विड ऑक्सीजन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और आपको पता है कि जब कोई फ्यूल रन करेगा उस फ्यूल का कंबशन होगा तो वहां से CO2 रिलीज होगी। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का वेट रिक्वायर्ड है और कितना CO2 जो रिलीज होगी एवरी लीटर ऑफ फ्यूल, उसका वेट आपको बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए क्या क्या ऑप्शन गिवन है जरा एक बार उनको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1188 ग्राम एंड 1296 ग्राम, ऑप्शन बी 2376 ग्राम एंड 2592 ग्राम, ऑप्शन सी 2592 ग्राम एंड 2376 ग्राम एंड ऑप्शन डी 3429 ग्राम एंड 3142 ग्राम। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, दैट इज 2592 ग्राम एंड 2376 ग्राम। यानी कि ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है उसका मास आएगा 2592 ग्राम और CO2 कितना रिलीज्ड होगा उसका वेट आएगा 2376 ग्राम। अब ये कहाँ से आया और ये कैसे सॉल्व हुआ मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन, तो हम इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो चलिए देखिए आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। जब हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो पहले हमें इस फ्यूल जो कि हाइड्रोकार्बन है उसके कंबशन की कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए। तो जब हम C5H32 हाइड्रोकार्बन को लेंगे और उसको जब हम कंबशन कराएंगे और कंबशन कराने के बाद हम जब ऑब्जर्व करेंगे कि कितना O2 यूज हुआ, तो वी कैन से कि 1 मोल ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन C5H30 required 40 by 2, that is 22.5 moles of oxygen, and which gives after combustion 15 moles of CO2 and 15 moles of water। अब हम पहले मास ऑफ फ्यूल कितना होगा पर लीटर ऑफ फ्यूल उसको कैलकुलेट करें। और वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें सिंपल सा फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन था, कितना था 0.756 और मास और वॉल्यूम पर लीटर हम जब बात करें तो 1000 आ गया। तो फ्यूल का मास आ गया 0.756 इंटू 1000 ग्राम। अब फ्यूल का मोलर मास जो कि हमारे सामने फॉर्मूला गिवन है, तो मोलर मास ऑफ फ्यूल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं C5H30 से। कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 into 30 that is for hydrogen and 15 into 12 that is for carbon, and on adding both we will get 210 gram per mole। अब हमारे पास मोलर मास ऑफ फ्यूल है और मास ऑफ फ्यूल है, तो हम फ्यूल के मोल्स कितने इस रिएक्शन में कंज्यूम्ड हो रहे हैं उसको निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से हमें ऑक्सीजन और CO2 के मोल्स भी आ जाएंगे। और जब हमारे पास मोल्स आ जाएंगे तो हम मास की तरफ प्रोसीड इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आगे बात करते हैं। पहले हम फ्यूल्स के मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप सबको मालूम है, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज W अपॉन mw। तो फ्यूल की बात हम कर रहे हैं तो उसका मास कितना आया 756 ग्राम। मोलर मास कितना है 210 ग्राम पर मोल्स। सो ऑन डिवाइडिंग इट वी विल गेट 756 अपॉन 210 मोल्स ऑफ द फ्यूल। अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ फ्यूल के लिए O2 कितना चाहिए 45 by 2। सो मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस विल बी 756 अपॉन 210 मल्टीप्लाइड बाय 45 by 2 मोल्स। ये हो गए ऑक्सीजन के मोल्स जो कि इस प्रोसेस में हमको चाहिए। ओके, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं मोल्स ऑफ O2 तो आ गया,
मास ऑफ O2 कैसे आएगा? तो मास ऑफ O2 के लिए आपको क्या चाहिए? O2 के मोलर मास से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 45/2 इंटू 756/210 इंटू 32 हो जाएगा। इंटू 32 करते ही आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी एंड दैट इज 2592 ग्राम। दैट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस कंबशन ऑफ फ्यूल टू अकर। अब इसी तरह से ही हम आगे CO2 की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे बात करेंगे देखो, सिमिलरली मोल्स ऑफ CO2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 756/210 तो था ही था हमारे पास फ्यूल के लिए, और अब जो है हम इसके आगे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? इंटू 15 हम इसको कर देंगे। जैसे हम इंटू 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटू 15 करने से जैसे हम कहेंगे तो हमारे पास आ गया 15 इंटू 756/210 मोल्स। दिस इज द मोल्स ऑफ CO2 रिक्वायर्ड। एक्चुअली CO2 रिक्वायर्ड मोल्स नहीं होगा, यहाँ पे CO2 के मोल्स जो फॉर्म्ड होंगे। तो मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड कितना हो जाएगा? तो 15 इंटू 756/210 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ CO2, और CO2 का मोलर मास कितना होता है? CO2 का मोलर मास होता है 44। सो वी विल गेट 2376 ग्राम। तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास कितना आया? ऑक्सीजन का मास आया 2592 ग्राम, और CO2 का मास आया 2376 ग्राम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें दे रखा है 2592 ग्राम एंड 2376 ग्राम। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था मोल कंसेप्ट से, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, तो आप इजीली इसको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और बेसिकली क्वांटम नंबर पे बेस्ड है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को आप ऑब्जर्व कीजिए। इनके अकॉर्डिंग फिर जो आपसे आगे बात पूछी गई है उसका जवाब दीजिए। तो पहले आपको ए ऑप्शन में ए और बी जो सब पार्ट इसके हैं उसमें क्या कहा है? सब पार्ट ए कहता है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू हाफ। और सब पार्ट बी कहता है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 1, और जो m स्पिन क्वांटम नंबर है ms वो है प्लस हाफ। इसी तरह से जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या कह रहा है? सब पार्ट ए सेज n is equal to 3, l is equal to 2, l is equal to minus 2 and s is equal to minus half. Similarly, sub part B says n is equal to 3, l is equal to 2, l is equal to minus 1 and s is equal to minus half. अब आगे देखते हैं इसका सी पार्ट क्या कहता है। सी पार्ट में जो सब पार्ट ए है वो कह रहा है n is equal to 4, l is equal to 2, m is equal to 2 and s is equal to plus half। इसी तरह से आगे जो इसका सब पार्ट बी है वो क्या कह रहा है? सब पार्ट बी कह रहा है n is equal to 3, l is equal to 2, l is equal to 2 and ms is equal to plus half। अब आपसे पूछा गया है कि the pair of electrons present in degenerate orbitals are A option says only A, B option says only B, C option says only C and D option says B and D। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी। अब ये कैसे आया? तो पहले इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर कौन से क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम होती है और कौन से क्वांटम नंबर्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। फिर आप इस क्वेश्चंस के दिए गए जो ऑप्शंस ऊपर हैं, ए बी सी पार्ट जो है उनको कंसिडर कर पाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी for which the value of quantum numbers n and l are same but the values of quantum number m is different। यानी हमें degenerate orbitals को कैसे समझना है? ऐसे orbitals जिनकी एनर्जी सेम है। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई, बट इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर उसे कैसे समझेंगे? कि क्वांटम नंबर्स जिनके लिए n और l सेम होंगे वो है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और साथ ही साथ उनके लिए जो m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n और एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू तो सेम होगी, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू डिफरेंट होगी। किसके लिए? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है उस ऑप्शन के हिसाब से the hence the pair of electrons with quantum numbers given in option B are present in degenerate orbitals। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऑप्शन बी में ही जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्यों है? तो उनके लिए फिर जो हमने डेफिनेशन के हिसाब से बात बताई है वो सही है। तो एक बार जल्दी से देखिए ऑप्शन बी की क्या हिसाब है। ऑप्शन बी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं n is equal to 3, l is equal to 2, m l minus 2 है, और n is equal to 3, l is equal to 2, m l minus 1 है। तो आप देख सकते हैं m l की वैल्यू ही, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ही डिफरेंट है, n और l की वैल्यू सेम है। ओके,
तो जहां n और l की वैल्यू सेम होगी, m की वैल्यू डिफरेंट होगी, उन्हीं को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे। और इस b ऑप्शन के जो दोनों सब पार्ट हैं, इस b पार्ट के जो दोनों सब पार्ट हैं, उनसे साफ साफ पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, ये बेसिकली क्वांटम नंबर्स किसके लिए लिखे हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स a और b के हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर से। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपके सामने दो लिस्ट दे रखी है, तो मैं जल्दी से रीड आउट कर लेता हूँ। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ आयंस हैं, जैसे कि PtCl4-2, BrF5, PCl5 और CuNH3 होल 6+3। ये तो हो गए आपके पास कुछ कंपाउंड्स और कुछ आयंस जो कि लिस्ट 1 में गिवन है। लिस्ट 2 में इनके लिए हाइब्रिडाइजेशन दे रखा है, जैसे कि sp3d, d2sp3, dsp2 और sp3d2। आपको बताना है कि इनमें से जो भी आपके सामने ऑप्शन, जो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो मैं जल्दी से आपके लिए ऑप्शंस रीड आउट कर लेता हूँ। ऑप्शन ए सेज ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन बी सेज ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन सी सेज ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। एंड ऑप्शन डी सेज ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा, उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, केमिकल बॉन्डिंग से और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आप इसको देख सकते हैं। तो इसके आंसर्स और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर बी। अब उसके एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना के और इन कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को और उनके शेप और ज्योमेट्री को अच्छे से स्टडी करते हैं, जिससे कि बात और इजीली समझ में आ जाए। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं PtCl4 की। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं PtCl4-2 आयन की टेट्राक्लोरो प्लेटिनम प्लेटिनेट सेकेंड आयन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मोस्टली आप जानते भी हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने अगर पढ़ी है, कि प्लेटिनम के जो मोस्टली कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले होते हैं। और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ले रखा है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का, इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप देखेंगे प्लेटिनम जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर के सेंटर में होगा, और बाकी चारों क्लोरो आयंस जो है वो स्क्वायर प्लेनर के चारों कॉर्नर पे स्क्वायर के प्रेजेंट रहेंगे। तो एक आंसर या एक ही करेक्ट मैचिंग थर्ड हो जाएगी। इसी तरह से अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका सेकंड ऑप्शन था BrF5। आप देख सकते हैं BrF5 में आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे एक इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन के पास 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो 5 प्लस 1 दैट इज 6 के हिसाब से, स्टेरिक नंबर 6 के हिसाब से जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा sp3d2। तो आपका करेक्ट मैचिंग जो हो जाएगी BrF5 ऑप्शन बी के लिए, वो हो जाएगी 4। और जब आपको पता है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। बट क्योंकि ब्रोमीन के पास आप जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 1 लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल शेप इस BrF5 की हो जाएगी। तो ज्योमेट्री sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, बट ड्यू टू लोन पेयर की प्रेजेंस होगी, जहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, जिस वजह से इसका स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाएगा। ठीक है, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। आगे देखें आप थर्ड, PCl5। ये तो बड़ा सिंपल सा है एग्जांपल, जहाँ पे हम जानते हैं कि फास्फोरस जो है उसके पास 5 बॉन्ड पेयर हैं, और 5 बॉन्ड पेयर तो स्टेरिक नंबर आपके पास आ गया 5, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ठीक है, और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं, तो आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पे होती है। और जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर से देख सकते हैं PCl5 का, यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो PCl5 के लिए जो आपकी करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d। तो सी का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपके पास है CONH3 होल 6+3, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, जहाँ पे हमने बात की थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जिसकी वजह से कोबाल्ट प्लस 3 के जो d ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से इनर d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे, और इनर ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3। ठीक है, और आपके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो डी जो ऑप्शन है, या डी जो आपके पास आयन दे रखा है, उसके अंदर करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3, दैट इज सेकंड।
ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री यहाँ पे होगी क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं और आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद द हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। तो डी का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से आपके पास ये चारों को, कॉम्प्लेक्सेस को, कॉम्प्लेक्स आयन को, कंपाउंड्स को, आपको हाइब्रिडाइजेशन को भी देखना है, साथ साथ उनके स्ट्रक्चर को भी नोटिस करना है कि वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 इक्विलिब्रियम चैप्टर से है, बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम से। क्या कहता है ये तो देखते हैं इसको। फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम A gaseous gives B gaseous plus half C gaseous. The relation between dissociation constant K and degree of dissociation alpha and equilibrium pressure P is given by। यहाँ पे आपको इस गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है और जो इक्विलिब्रियम प्रेशर पी होता है, उसकी आपको जानकारी यहाँ पे मांगी है कि वो रिलेशन कौन सा करेक्ट है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप पोर्शन, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। तो हम इसको डिराइव करेंगे और डिराइव करके एग्जैक्ट रिलेशन तक पहुंच जाएंगे कि क्या रिलेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं जल्दी से एक बार इसके आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं के की रिलेशन अल्फा और पी के साथ। मैं रीड आउट नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको इन चारों ऑप्शंस का करेक्ट आंसर बताता हूँ, फिर हम इसके सॉल्यूशन को समझते हैं कि हम इस सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा इसका। बी आंसर इन द सेंस कि आपके पास रिलेशन क्या आना चाहिए या क्या आएगा रिलेशन, दैट इज के इज इक्वल टू अल्फा की पावर 3/2 पी की पावर हाफ अपॉन 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ इंटू 1 माइनस अल्फा। अब ये कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए। तो चलिए इसके डेरिवेशन के साथ इसके पूरे रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गैसियस इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट किया है और गैसियस इक्विलिब्रियम के बारे में क्या कहा है हमने कि यहाँ पर A gives B gaseous plus half C gaseous। ठीक है, यहाँ पर जो आपके सामने दे रखा है कि T जो है टाइम जब 0 होगा तो इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट A ही होगा और उस समय B और C का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उनके लिए प्रेशर की वैल्यू 0 आएगी। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा टाइम टी के ऊपर, तो हम जानते हैं पी का कुछ मोल्स डिसोसिएट होगा और उसी के हिसाब से उसका प्रेशर भी कम होगा और जो सी और बी का फॉर्मेशन होगा तो उनके लिए भी प्रेशर इंक्रीज होगा। और ये सारा खेल कैसे होगा, ये सारा खेल स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंडेंट है। तो लेट्स से पी आई अगर इनिशियल प्रेशर है ए का, तो उसमें से ही पी आई अल्फा डिसोसिएट होगा और बी के पी आई अल्फा मोल्स बनेंगे और सी के पी आई अल्फा बाय 2 बनेंगे, जैसा कि इनकी स्टोइकियोमेट्री 1 1 और हाफ डिसाइड होती है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कि भी टोटल प्रेशर रिएक्शन मिक्सचर का क्या आ जाएगा, जो भी आपके पास इक्विलिब्रियम के तीनों कंपोनेंट है उसके प्रेशर के सम के बराबर। तो पी क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ठीक है, ए का प्रेशर कितना है, पी आई माइनस पी आई अल्फा। बी का प्रेशर कितना है, पी आई अल्फा। और सी का कितना है, पी आई अल्फा बाय 2। तो हम जल्दी से इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आ गया, पी पी टोटल प्रेशर पी इज इक्वल टू पी आई प्लस पी आई अल्फा बाय 2। और पी आई को कॉमन ले लेंगे तो पी इज इक्वल टू पी आई 1 प्लस अल्फा बाय 2। और आगे चल के जब पी आई की वैल्यू निकाल देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, पी आई इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2। अब यहां तक तो आपके पास इनिशियल प्रेशर आया है पी और अल्फा की टर्म्स में। अब आपको पता है कि जो आपका अभी ऊपर पार्शियल प्रेशर लिखे थे ए बी और सी के, वो पी आई के टर्म्स में लिखे थे। तो ये जो पी अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 की वैल्यू है, इसको वहां पे पुट कर देते हैं और तीनों के इंडिविजुअल प्रेशर की बात करते हैं। तो पहले एक एक करके बात करें। सबसे पहले हम देखें पी ए के लिए, तो पी ए का दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो है पी ए। उसका फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, पी आई माइनस पी आई अल्फा। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं पी आई 1 माइनस अल्फा। पी आई क्या है, पी अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 और 1 माइनस अल्फा एज इट इज आपने लिख दिया। इसी तरह से अब आगे चलें, जिस तरह से आपने पी ए कैलकुलेट किया है उसी तरह से पी बी और पी सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी बी क्या है, पी आई अल्फा। पी आई की वैल्यू क्या डिराइव की आपने, पी अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 और अल्फा आपके पास है ही है। सिमिलरली पी सी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पी आई अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2। तो ये पूरा पी आई का वैल्यू आ गया यहाँ पे, सारा का सारा पी आई का वैल्यू आप देख सकते हैं और इंटू अल्फा और अपॉन 2 आपने कर दिया।
ठीक है। अब आपको पता है इक्विलिब्रियम की जब आप बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप रिप्रेजेंट करते हैं केपी से। ठीक है। और केपी का फॉर्मूला क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि इस रिएक्शन के रिएक्टेंट था ए और प्रोडक्ट था बी और सी, तो आप केपी को कैसे लिखेंगे? पीबी डॉट पीसी की पावर हाफ अपॉन पी ए। पीबी क्या वैल्यू आपने डिटरमाइन की अभी? पी इंटू एल्फा अपॉन 1 + α/2। अगर आप रिकॉल करना चाहें तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। पीसी की वैल्यू क्या लिखी है आपने? पी अपॉन 1 + α/2 इंटू α/2 होल बाय 2 और पावर कितना है? हाफ। और पी ए की वैल्यू क्या लिखी? पी अपॉन 1 + α/2 1 - अल्फा। पी अपॉन 1 + α/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड कॉमन है, तो इजीली कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा के पी इज इक्वल टू पी की पावर हाफ एल्फा की पावर 1 एल्फा की पावर हाफ अपॉन 1 + α/2 की पावर हाफ 1 - अल्फा इंटू 2 की पावर हाफ। ठीक है। अब इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लें, अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन कर लें और इजीली, तो आपके पास क्या आ जाएगा? के पी इज इक्वल टू पी की पावर हाफ एल्फा की पावर 3/2 2 प्लस अल्फा 2 + α/2 पावर हाफ 1 - अल्फा 2 की पावर हाफ 2 की पावर हाफ 2 की पावर हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास केपी क्या आ जाएगा? पी की पावर हाफ एल्फा की पावर 3/2 2 + अल्फा की पावर हाफ इंटू 1 - अल्फा। और ऐसा जो करेक्ट आंसर है वो आपको दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है। तो थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पोर्शन है, आप एक बार इसको इजीली वीडियो को देख लें और फिर जो आपको बात समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको मैं फिर से एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर आप इस वीडियो को बैक करके भी देखेंगे तो डेरिवेशन पूरा इजी है, आप आराम से समझ सकते हैं अगर आपको इक्विलिब्रियम का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे हम एक होमोजेनस इक्विलिब्रियम के अंदर डिसोसिएशन देखते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन आपके सरफेस केमिस्ट्री से है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे फिर आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? Emulsion of oil in water are unstable and sometimes they separate into two layers on standing। ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है for stabilization of an emulsion excess of electrolyte is added। अब यहाँ पे इन जरा इस स्टेटमेंट के बारे में जो आपको बात पूछी गई है उसकी देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। In the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। आपके सामने जो ऑप्शंस लिखे गए हैं उसमें से आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है जो ऊपर स्टेटमेंट लिखे हैं उसके लिए। तो पहला ऑप्शन कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। दूसरा कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तीसरा ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और चौथा ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या कहता है कि स्टेटमेंट 1 तो क्या है? करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। अब ये आया कहाँ से? अब इसको हम समझते हैं अच्छे से। तो पहले एक एक करके बात करें। पहले हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि ऑयल इन वाटर। देखो हम को अच्छे से जानते हैं कि इमल्शन दो तरह के होते हैं, वाटर ऑयल इमल्शन और ऑयल वाटर इमल्शन। तो जब ऑयल इन वाटर इमल्शन की बात करें तो वो क्या होता है? इमल्शन वैसे टू लिक्विड्स का मिक्सचर है जो कि आपस में मिसिबल नहीं है, टू इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर है। तो बेसिकली वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ऑयल इन वाटर इमल्शन जो है वो अनस्टेबल होते हैं और जब आप उनको लंबे समय तक रखते हैं तो वो दो लेयर के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल वाटर इमल्शन विच सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्गर टाइम। और हम हमारे घर में भी देखते हैं कि जो मिल्क का एग्जांपल हम लेते हैं अगर, तो मिल्क जो है अगर आप उसको लंबे समय तक रख देंगे तो वो भी एक ऑयल वाटर इमल्शन होने की वजह से दो लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाएगा। तो वो भी ये बात बिल्कुल जो कही गई है ऑयल वाटर इमल्शन की वो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेंस स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट 2 की, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि अगर आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो इमल्शन स्टेबल हो जाएगा। अरे ये बात बिल्कुल ही गलत है, ऐसा तो होता नहीं है। ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कोगुलेशन अकर्स एंड इमल्शन इज फर्दर डीस्टेबलाइज्ड। मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा मिला दोगे, एक्सेस अमाउंट में मिला दोगे, तो जो इमल्शन है उसके अंदर कोगुलेशन हो जाएगा। अब बात आती है कोगुलेशन क्या है? कोगुलेशन का मतलब होता है जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे।
यानी जो इमल्शन था, थोड़ा बहुत भी जो उसके अंदर स्टेबिलिटी बची थी, वो और खत्म हो जाएगी और इमल्शन जो था उससे भी और ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। अब है कि अगर हम ये समझें कि अगर ये तो इमल्शन को डिस्टेबलाइज करने वाली बात हुई, तो इमल्शन स्टेबलाइज कैसे होगा? तो फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन अ सुटेबल सब्सटेंस इज एडेड व्हिच इज नोन एज इमल्सिफाइंग एजेंट। जब आप किसी इमल्शन को स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक सुटेबल सब्सटेंस मिलाते हैं जिसका नाम होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। अब क्योंकि यहाँ पे बात किसकी चल रही है? ऑयल वाटर इमल्शन की, तो द मेन इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर ऑयल वाटर इमल्शंस आर प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स। ये सारे आप इसके अंदर मिला सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की हम बात अक्सर करते हैं ब्लॉक्स के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है। Given below are the oxides, that is Na2O, As2O3, N2O, NO and Cl2O7. The number of amphoteric oxide is, तो इसमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको पहले हर एक ऑक्साइड का नेचर पता होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट जाने पर जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है और बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। एक जनरल ऑक्साइड्स का ट्रेंड है। टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर बढ़ता है। ये तो थोड़ा सा उनका पीरियोडिसिटी से रिलेटेड हो गया। लेकिन आपको जो कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं जैसे CO है, N2O है, NO है, इनका आइडिया होना चाहिए और एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स का आइडिया होना चाहिए। तो एम्फोटेरिक सेलेक्ट करना आसान होगा। और वैसे हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नाम भी देखते हैं, तो उसकी भी हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। और इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो अलग अलग ऑक्साइड्स यहाँ पे दे रखे हैं उन सब का नेचर क्या है। जब हम उनके नेचर की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहला है Na2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड, वो होता है बेसिक नेचर का। और उसके बाद है As2S3, दैट इज आर्सेनिक ऑक्साइड, ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एसिड और एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह बिहेव करेगा और इसका एम्फोटेरिक नेचर होगा, जिस वजह से इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा गया। थर्ड है N2O जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। फोर्थ है NO जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड है और नेक्स्ट है Cl2O7 जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो जितने भी ऑक्साइड्स यहाँ पे गिवन है उनमें से एक ही है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसलिए आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या है? मैचिंग है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे आपके सामने ही मेटलर्जी का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपके सामने लिस्ट 1 में कुछ ओर्स के नाम दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनकी फॉर्मूले की बात की गई है। तो आपके सामने मैं जल्दी से रीड आउट कर लेता हूँ। लिस्ट ए में आपके पास ओर्स के नाम है स्पेरालाइट, कैलेमाइन, गैलेना और सिडराइट। और लिस्ट 2 में उनके जो फॉर्मूले हैं वो है FeCO3, PbS, ZnCO3 और ZnS। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार जेई मेंस में पूछा गया था। तो उसके लिए आपको क्या कहा गया कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। मैं जल्दी से आपके लिए ऑप्शंस रीड आउट कर लेता हूँ। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ये आपका ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी कहता है ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ऑप्शन सी सेज ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। एंड ऑप्शन डी सेज ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर ए। बड़ा ही सिंपल है। अगर आपने मेटलर्जी का सिंपल एनसीईआरटी भी अगर रीड की है तो आपको उसके ओर्स और फॉर्मूले का नाम वहां से पता चल जाएगा। एक बार जल्दी से हम भी रिकॉल कर लेते हैं। स्पेरालाइट जो है वो जिंक का और है, उसका फॉर्मूला होता है ZnS। कैलेमाइन जो है वो भी जिंक का और है, जिंक का कार्बोनेट और है, फॉर्मूला है ZnCO3। गैलेना जो है वो एक सल्फाइड और है, फॉर्मूला है PbS। और सिडराइट जो है वो आयरन का और है, कार्बोनेट और है, उसका फॉर्मूला FeCO3। तो ए का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा फोर्थ, बी का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा थर्ड, सी का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा सेकंड और डी का करेक्ट मैचिंग हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही थ्योरेटिकल और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन इस बार पूछा है। चैप्टर है हमारा हाइड्रोजन से। क्या पूछा है उसमें और क्या कहा है? द हाईएस्ट इंडस्ट्रियल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज टू प्रोड्यूस कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि इंडस्ट्रियल कंपोजिशन की जब हम बात करें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की, तो वो किस लिए यूज होता है, मतलब वो किस एलिमेंट के कंपाउंड बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक बात समझ लें कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। उसका यूज हम सब जगह करते हैं, लेकिन उसका जो मैक्सिमम कंजप्शन होता है इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन का, वो अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। और अमोनिया किसका प्रोडक्ट है या किसका कंपाउंड है? तो नाइट्रोजन एलिमेंट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी।
अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं ताकि आपको बात इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया इन हेबर्स प्रोसेस। आप सबने अच्छे से पढ़ रखा है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो प्रोसेस होता है हेबर्स प्रोसेस और वहां से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। In this process, iron oxide is used with small amounts of K2O and Al2O2 to increase the rate of reaction. इस प्रोसेस में जहां तक रही बात कैटलिस्ट की, तो हम Al2O3 और K2O को यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड को यूज करते हैं। हालांकि आयरन ऑक्साइड मेन एज ए कैटलिस्ट होता है, साथ में कुछ क्वांटिटी में K2 और Al2O3 भी मिला देते हैं जिससे कि रिएक्शन की रेट बढ़ जाए। रिएक्शन जो है वो आपके लिए होती है a pressure of 200 atmosphere and the temperature of 700 Kelvin is optimum for this process। ठीक है, तो 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 700 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन इजीली हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं hence the highest industrial composition of molecular hydrogen goes to the production of ammonia। अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का इंडस्ट्रियल कंपोजिशन कंजप्शन होता है। एक्चुअली इंडस्ट्रियल कंजप्शन की जहां बात होगी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की, तो मोस्टली कहा जाएगा अमोनिया के प्रोडक्शन में। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो अर्लियर आयरन वाज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट विद मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर इन दिस रिएक्शन। इस प्रोसेस के बारे में आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा कि जो हेबर्स प्रोसेस है उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट और मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर यूज होता है, लेकिन अब इसकी जगह हमने Fe2O3 को भी यूज करना शुरू कर दिया है और साथ में कुछ क्वांटिटी में दूसरे सब्सटेंस में मिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आपके सामने चार स्टेटमेंट लिखे हैं। ये क्वेश्चन आपका एस ब्लॉक का है और एस ब्लॉक के ऊपर बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके सामने चार स्टेटमेंट लिखे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन कहता है बोथ LiCl एंड MgCl2 आर soluble in ethanol। दोनों कंपाउंड्स एथेनॉल के अंदर soluble हैं। दूसरा स्टेटमेंट बी कहता है द ऑक्साइड्स Li2O एंड MgO combined with excess of oxygen to give super oxides। आगे और कंबाइन करके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। LiF is less soluble in water than other alkali metal fluorides। ये less soluble है LiF। और डी ऑप्शन कहता है कि Li2O is more soluble in water than other alkali metal oxides। अब इसके लिए आपको करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शंस में से। तो आपके सामने जो करेक्ट ऑप्शंस हैं मैं एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। Choose the most appropriate answer from the option given below। The option A says A and C only, option B says A C D only, option C says B and C only and option D says A and D only। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर ए, दैट इज ए एंड सी आर करेक्ट। अब एक बार चारों स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि जो करेक्ट है वो क्यों करेक्ट है और जो करेक्ट नहीं है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन के पॉइंट नंबर ए देखिए। पॉइंट नंबर ए क्या कहता है, पॉइंट नंबर ए ये कहता है both LiCl and MgCl2 आर कोवेलेंट इन नेचर। अब दोनों कोवेलेंट होते हैं, क्यों होते हैं कोवेलेंट, तो आपने फजांस रूल इजीली पढ़ा है। इनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो हाई होती है। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, तो कैटायन की वो पावर जिससे वो एनायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर सकता है, ये उसकी पोलराइजिंग पावर है। इनका चार्ज ज्यादा है, साइज छोटी है, इसलिए इनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है और इसी वजह से ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। और जब ये कोवेलेंट नेचर के हैं तो फिर एथेनॉल में ज्यादा डिसॉल्व होंगे, क्योंकि एथेनॉल एक कोवेलेंट सॉल्वेंट हो गया तो इजीली डिसॉल्व करेगा आराम से कोवेलेंट कंपाउंड्स को लाइक डिसॉल्व लाइक की बेसिस पे। तो दस दे आर सोल्यूबल इन एथेनॉल। तो ए स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां हम बात करें अल्कली मेटल्स में से लिथियम की और उसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करने वाले एलिमेंट मैग्नीशियम की, तो लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते, वो केवल ऑक्साइड्स बनाते। तो वहां लिखा गया था कि Li2O और MgO ने सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो वो गलत है। लिथियम और मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड्स नहीं बनाते। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखना, और इनकी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। आगे देखें ऑप्शन नंबर सी की बात करें। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि LiF इज लेस soluble इन वाटर। अब ऐसा क्यों है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको पता होना चाहिए दो कंसेप्ट होते हैं। आप या तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करते हो, या फिर उसको अपन सिंपली आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इजीली बातें बता सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली बात जब करते हैं तब। तो यहाँ पे हम जनरल बात करें कि भाई आपके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है LiF, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है या वाटर में सॉल्युबल कम है ऐसा कहें। तो ऐसा बाकी अल्कली मेटल फ्लोराइड्स के कंपैरिजन में इसकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ही हाई होती है। लैटिस एनर्जी हाई किसके कंपैरिजन में, हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में इसकी लैटिस एनर्जी हाई होती है। और लैटिस एनर्जी हाई होने से क्या हो जाएगा,
इसके लिए अब देखो सीधी सी बात है, लेटिस एनर्जी इस आयंस इस कंपाउंड को उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी, और हाइड्रेशन क्या होगी, वो उसका हाइड्रेशन करने पर रिलीज्ड एनर्जी होगी। तो अगर रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो ही कंपाउंड डिसॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे लेटिस एनर्जी जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है वो एनर्जी रिलीज से ज्यादा है, इसलिए कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेटिस एनर्जी इसकी हाई है इसलिए लेस सॉल्युबल है। ऑप्शन डी कहता है Li2O इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, ये लीस्ट सॉल्युबल है, वहां मोर सॉल्युबल लिखा था, ये लेस सॉल्युबल होगा देन अदर अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, और कोवेलेंट नेचर ज्यादा होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर लीस्ट होगी। तो जितने भी आपके पास अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स है उसमें से लीस्ट सॉल्युबल कौन है, Li2O। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर B2H6 फ्रॉम द दोज ऑप्शन गिवन बिलो। आपके सामने B2H6 से रिलेटेड 4 ऑप्शन लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, पहली बात तो बता दूं मैं, B2H6 डाइबोरेन को बोलते हैं, ये आपका पी ब्लॉक का बोरोन फैमिली पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है, जल्दी से एक बार मैं ऑप्शन रीड आउट कर लेता हूँ। ऑप्शन ए सेज in B2H6 all BH bonds are equivalent. Option B says in B2H6 there are 4 3-centered 2 electron bonds. Option C says B2H6 is a Lewis acid. Option D says B2H6 can be synthesized from both BF3 and NaBH4. Option E says B2H6 is a planar molecule. अब आपको बताना है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से जो आपके सामने ऑप्शंस लिखे हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। ए सेज ए एंड ई ओनली, बी सेज बी सी ई ओनली, सी सेज सी एंड डी ओनली, एंड डी ऑप्शन सेज सी एंड ई ओनली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी, दैट इज सी एंड डी ओनली। अब ये सी और डी स्टेटमेंट क्या थे, तो सी था जहां पे हमने कहा था कि ये लुइस एसिड है, और डी था जहां पे हमने कहा था कि B2H6 को BF3 और NaBH4 से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हम इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि जो सही है वो क्यों सही है और जो गलत है वो क्यों गलत है। तो इसके मोस्टली आंसर्स इसके स्ट्रक्चर से आ जाएंगे, और आप इसके स्ट्रक्चर को आराम से देख पा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में इसके स्ट्रक्चर को समझाया है कि B2H6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। B2H6 के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसके अंदर 4 BHT बॉन्ड्स होते हैं। ये जो HT बॉन्ड्स आप देख पा रहे हो 1 2 3 और 4, ये जो 4 HT बॉन्ड्स हैं इनको बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और जो HB बॉन्ड दिख रहा है एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, दे आर आल्सो कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड्स, और यहाँ इनको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहलाते हैं। तो ये जो BHT बॉन्ड है ये कहलाते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, इनकी संख्या 4 होती है। BHB बॉन्ड इनको कहलाता है, ये कहलाया जाता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, इनकी संख्या 2 होती है, इन्हीं को ही बनाना बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब एक बार इसके पॉइंट्स देखते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा। It has two 3 center 2 electron bonds and 4 2 center 2 electron bonds। तो ये जो आपके BHT bonds हैं वो तो 2 center 2 electron bonds हैं, उनकी संख्या 4 होती है। और जो BHB बॉन्ड है जो प्लेन के ऊपर और नीचे आपको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये कहलाते हैं 3 center 2 electron bonds, इनकी संख्या 2 होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया भैया सारे BH बॉन्ड एक जैसे नहीं है, BHB बॉन्ड भी हैं और BHT बॉन्ड भी हैं, टर्मिनल बॉन्ड भी हैं और ब्रिज बॉन्ड्स भी हैं, हेंस ऑन BH बॉन्ड्स आर नॉट इक्वलेंट। ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा है इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब जैसे लुइस एसिड की जब आप बात करते हो तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए लुइस एसिड कौन होते हैं। लुइस एसिड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब यहाँ पे ये कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, बिकॉज द ऑक्टेट ऑफ बोरोन इज इनकम्प्लीट। बोरोन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हुआ, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है इसीलिए ही क्या है, ये एक लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इट कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम BF3 एंड NaBH4, इसको दोनों से सिंथेसाइज किया जा सकता है। सिंपल इक्वेशन है, आप आराम से देख सकते हैं। 2BF3 plus 6NaH gives at the 450 Kelvin temperature it will give B2H6, that is diborane plus 6NaF। इसी तरह से 2NaBH4 plus I2 gives B2H6 plus 2NaI plus H2, यानी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आप डाइबोरेन को B2H6 को BF3 से और NaBH4 से दोनों से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो जैसा कि मैंने कहा इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये बिल्कुल ही प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, व्हिच सेज स्टेटमेंट सी एंड डी आर करेक्ट।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन सी, जो कह रहा है कि स्टेटमेंट सी और डी करेक्ट है। तो जो करेक्ट है हमने उसको भी एक्सप्लेन किया, और जो करेक्ट नहीं है उनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो भी मैंने बताया। तो देखो स्टूडेंट्स, कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए सबसे मूल मंत्र यही है कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्यों है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी ऑप्शन जो इनकरेक्ट हैं वो क्यों इनकरेक्ट है। ठीक है, चलिए अब ये था आपके बोरोन फैमिली पे बेस्ड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द मोस्ट स्टेबल ट्राइहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट से नाइट्रोजन फैमिली से क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड्स यहाँ पे दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है सबसे स्टेबल कौन सा है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं NF3, NCl3, NBr3 और Ni3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर ए, NF3 बिल्कुल सही है। अब पहले तो ऐसा क्यों कहा गया, तो हम अच्छे से जानते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है कि द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज एज फॉलोज। क्या होती है? तो हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर जैसे जैसे हेलोजन की साइज बढ़ती है वैसे वैसे ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी भी कम होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल NF3 होगा, उससे कम NCl3, उससे कम NBr3 और उससे भी कम Ni3। और थोड़ा और डिटेल में अगर बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पे जो NF3 है वो मोस्ट स्टेबल ट्राइहैलाइड होता है। NCl3 है वो एक्सप्लोजिव नेचर का होगा, और NBr3 और Ni3 आर नोन ओनली एज अमोनिया। इनकी तो स्टेबिलिटी भी बहुत कम होगी, इसलिए आपको सिर्फ अमोनिएट के फॉर्म में ये मिल पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन अगर हम करें कि ऐसा क्यों आपको देखने को मिला कि टॉप टू बॉटम जाने पर हेलोजन की साइज बढ़ने पर स्टेबिलिटी कम होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऐसा होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर नाइट्रोजन की ट्राइहैलाइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? ड्यू टू वीकनिंग ऑफ NX बॉन्ड। NX बॉन्ड क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। एंड इनएबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू अकोमोडेट लार्ज साइज हेलोजन एटम्स, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अराउंड इट। हेलोजन की साइज बढ़ती जाएगी, NX बॉन्ड इजीली ब्रेक मतलब इजीली ब्रेक हो पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और नाइट्रोजन जो है वो लार्ज साइज हेलोजन को अपने चारों तरफ अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए स्टेबिलिटी फिर कम होगी। ओके, सो करेक्ट आंसर है NF3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और आगे देखें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटल फॉर्म्स इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल ऑफ टीथ। अब ये भी आपका ब्लॉक से ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कहा गया कि जो टीथ के अंदर एनिमल होता है उसके अंदर कौन सा एलिमेंटल फॉर्म प्रेजेंट नहीं होता है। यानी आपको पहले एनिमल के अंदर जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज P+3। फॉस्फोरस +3 के फॉर्म में एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, आपको सारे देखने हैं कि कौन प्रेजेंट होता है और कौन प्रेजेंट नहीं होता है। तो एनिमल ऑफ द टीथ कंटेन कैल्शियम +2, P+5, F-, while P+3 इज नॉट प्रेजेंट इन। ये तीनों उसके अंदर होते हैं। कैल्शियम +3 भी होता है, कैल्शियम +2 भी होता है, सॉरी, P+5 भी होगा और F- भी होगा, लेकिन P+3 नहीं होगा। अभी हम किस बेसिस पे कह रहे हैं? तो जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज Ca3PO4 होल ट्वाइस, एंड कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। तो थ्राइस ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि कैल्शियम +2 है, फॉस्फोरस P+5 के फॉर्म में है, ऑक्सीजन O-2 के फॉर्म में है, और फ्लोरीन F- के फॉर्म में है। तो यहाँ पे कहीं पे भी P+3 का जिक्र नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज P+3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट सी इज। आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दे रखी है और उसमें आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो आपके सामने जो रिएक्टेंट है वो है C8H10। एक आपके सामने हाइड्रोकार्बन गिवन है, उसका आप नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, जहां आपके पास प्रोडक्ट ए बनता है, उसका ब्रोमिनेशन आप करवाते हो तो फिर प्रोडक्ट बी बनता है, और उसको जब एल्कोहलिक क्यूएच के साथ ट्रीट करोगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट सी बनेगा। वो इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है, वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है बी। अब ये आंसर आया कैसे उसको जरा समझते हैं। अब पहले जरा ये समझिए एक्सप्लेनेशन के अंदर कि यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि वो कंपाउंड कौन है। वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, ये तो ठीक है, C8H10 है। अब ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है कि रिंग है, कितने डबल बॉन्ड है, क्या है, तो उन सब का पता आपको चलता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है? C8H10 हमारा अगर फॉर्मूला अगर हम देख रहे हैं तो उसके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी कंपाउंड के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है Du इज इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाय 2। अब यहाँ पे C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो हमारा जो कंपाउंड था C8H10 उसके हिसाब से C कितना हो जाएगा? 8, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, और H कितना हो जाएगा? 10, दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक्स यहाँ पे है नहीं, जीरो हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे है नहीं, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक बार हम वैल्यू पुट करें जल्दी से तो हम क्या देखेंगे कि डी यू कितना आएगा? 8+1 माइनस 10+0 माइनस 0.2, तो 8+1 हो गया 9, 10/2 दैट इज 5, तो 9 माइनस 5 आ गया 4। डी यू की वैल्यू 4 है, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि इसमें वन डबल बॉन्ड, थ्री रिंग्स, या वन रिंग थ्री डबल बॉन्ड्स, या पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं। अब जो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि एक रिंग है, तो एक रिंग हो गया, इसका मतलब थ्री पाई बॉन्ड्स उसके अंदर है, तो एक बेंजीन रिंग उसके अंदर डेफिनेटली है ही है। अब कार्बन है C8, तो आप आराम से देख पा रहे हैं कंपाउंड को कि C8 तो यहाँ है, तो बेंजीन रिंग के अंदर तो C6H5 हो ही गया, पीछे क्या बचेगा? 2 कार्बन, तो CH2CH3 हो जाएगा। अब आप नाइट्रेशन जब करा रहे हैं तो नाइट्रेशन करवाते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में, और नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो आपके पास है वो कौन है? कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4। और वो जब नाइट्रेशन आपने कराया तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? आपके पास नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन पे, क्योंकि आप जब मोस्टली पैरा प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा प्रोडक्ट है। अब आप इसका कराओगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन एक्चुअली आप करा रहे हो ब्रोमीन की प्रेजेंस में, इसको हीट कर रहे हो। अगर आप ब्रोमिनेशन कराते लुइस एसिड लेके तो बेंजीन रिंग पे कहीं ब्रोमिनेशन होने की संभावना होती, लेकिन क्योंकि आपने ब्रोमीन लेके हीट किया है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो साइड चेन ब्रोमिनेशन है वो होगा। क्योंकि आप जनरली क्या देखते हो, साइड चेन हेलोजिनेशन कब होता है? आइदर हीट या लाइट की प्रेजेंस में। तो आपने हीट किया है तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है, CH2 का हाइड्रोजन है, वो रिमूव हो जाएगा और वहां से ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बी क्या मिलेगा? दैट विल बी द ब्रोमीन विल गेट्स एडेड द अल्फा कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग। आफ्टर दैट यू आर यूजिंग अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। एलिमिनेशन कैसे होगा? यहाँ पे एलिमिनेशन आप आराम से देख सकते हैं, जिस कार्बन से ब्रोमीन हटेगा उसके आगे वाले कार्बन से H हटेगा, तो H और Br दोनों हटेंगे, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा इस अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। और यहाँ C और CH के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो यू विल गेट अ प्रोडक्ट विच इज CH डबल बॉन्ड CH2, और उसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपको DU की हेल्प से पता लगाना है कि बेंजीन रिंग क्या होगी, और आपको जो प्रोडक्ट दे रखे हैं CH CH2 से समझ में आ जाएगा कि दोनों कार्बन एक साथ जुड़े हुए हैं, और फिर आप उसका नाइट्रेशन कराओगे तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ने से A बनेगा, और फिर उसके आगे से फिर उसका ब्रोमिनेशन कराओगे। ब्रोमिनेशन में साइड चेन ब्रोमिनेशन होगा, तो ब्रोमीन आके जुड़ेगा अल्फा पोजीशन पे, फिर आपके पास प्रोडक्ट C बनेगा, जहां पे आप अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवा रहे हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इस बार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। द टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स is higher than that with odd number of carbon atoms, acid immediately below and above it in the series। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, जो इवन नंबर वाले हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑड नंबर वालों से ज्यादा है, जो उसके जस्ट आगे या जस्ट उसके पीछे होते हैं, ये बात कही गई है। और दूसरा कहा गया है कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर है वो डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन मोलर मास। अब आपको बताना है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहले मैं ऑप्शन जल्दी से रीड आउट कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन कहता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बी ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सी ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और डी ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन को अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, दोनों को, दोनों स्टेटमेंट को। पहली बात हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, जब भी हम कभी मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र करते हैं तो हमें सॉलिड स्टेट में जाना है, क्योंकि जब कोई कंपाउंड सॉलिड स्टेट में अच्छी क्लोज पैकिंग शो करेगा, अफेक्टिव क्लोज पैकिंग शो करेगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी उसकी जब अच्छी होगी तो उसकी वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट पे अफेक्ट पड़ेगा। और अफेक्टिव पैकिंग जब होगी, अफेक्टिव क्लोज पैकिंग जहां होगी, वहां उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो बेटर packing efficiency in solid state
of monocarboxylic acid with even number of carbon atoms result in higher melting point. तो हायर मेल्टिंग पॉइंट जो आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें दिखाई देता है, वो किस वजह से है? बेटर पैकिंग एफिशिएंसी की वजह से। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। यानी हम क्या कह देंगे कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब रही बात स्टेटमेंट 2 की, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। ये भी करेक्ट है, क्यों है? क्योंकि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे जैसे उनका मोलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे जो आर है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो वाटर से रिपेल करता है, वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसका साइज बढ़ता जाएगा। और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, मोलर मास बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो हेंस स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट, as the solubility of monocarboxylic acid decreases with increase in molar mass due to increase in the hydrophobic portion with increase in number of carbon atoms. Okay, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये थियोरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आगे जो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि which of the following is an example of conjugated diketone। अभी conjugated diketone का मतलब क्या है? डाइकीटोन मतलब दो CO है, दो C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पे है। कॉन्जुगेटेड कौन सा है ये आपको पहचानना है। तो आप आराम से देख सकते हैं ऑप्शन A B C D चारों के अंदर दो CO ग्रुप तो सभी में है, इसका मतलब डाइकीटोन तो सभी है। अभी कॉन्जुगेटेड क्या होता है? जहां पे आपके पास अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स और ये C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो। तो आप अच्छे से देखिए ऑप्शन नंबर सी को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आंसर सी। और वो क्यों है उसको एक बार ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे अच्छे से कि ऑप्शन ए, बी और डी, जो ऑप्शन ए बी डी जो हैं, दे हैव टू सीओ ग्रुप्स बट आर नॉट इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, सो दे आर नॉन कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। ऑप्शन ए बी और डी के अंदर टू सीओ ग्रुप्स तो हैं, बट वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, पाई बॉन्ड्स के साथ वो अल्टरनेट कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्जुगेट डाइकीटोन। वाइल इन ऑप्शन सी जो स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखी है, ये कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन है जहां पे पाई बॉन्ड्स और सी डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको स्ट्रक्चर देके आइडेंटिफाई करना था। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? रिएक्टेंट आपके सामने गिवन है, उसकी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन करवानी है और आपको मेजर प्रोडक्ट ए क्या मिलता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको एनिसोल दे रखा है, एनिसोल के पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है और फिर उसकी सीक्वेंस में रिएक्शन करवा के फिर आपको आइडेंटिफाई करना मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी डी। अब इस इंटरेस्टिंग पार्ट को समझते हैं कि आंसर आया कैसे। ठीक है, तो पहले आप ये देखिए, आपने लिया NaCN। NaCN से समझ में आ रहा है आपके पास साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा? वो इस Br को हटाएगा, क्योंकि अल्किल हैलाइड का जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हो तो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल आके क्या करता है? इस Br को हटाएगा और Br को हटा के खुद जुड़ जाएगा। सो इन द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट विल यू विल गेट CN। अब साइनाइड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस हाइड्रोजन की हम बात करें, दैट विल बी एन अल्फा हाइड्रोजन, इट विल रिलीज वेरी इजीली। तो यहाँ पे H प्लस का रिलीज होगा वो इजीली हो सकता है। तो अगर आप बेसिक मीडियम ले लेते हैं या OH माइनस ले लेते हैं, तो वो इस H प्लस के एब्स्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, H प्लस को रिमूव करने में हेल्प करेगा और H प्लस का रिमूवल इजीली हो पाएगा। तो ऐसा होने से H प्लस के निकल जाने से यहाँ पे जो आपका अल्फा कार्बन था उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H plus is removed by the presence of OH minus। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन फॉर्म हो रहा है, तो गौर से देखिएगा, इस नेगेटिव चार्ज कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। और एक कार्बन आयन किसकी तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस C डबल बॉन्ड O कीटोन पे जाके अटैक करेगा, क्योंकि हम जानते हैं एल्डिहाइड कीटोन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल आके जाके C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा और आपके पास जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाएगा। और जैसे आप C डबल बॉन्ड O का पहले अटैक कराएंगे, फिर उसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट मिल जाएगा और उस प्रोडक्ट जो मिलेगा उसमें आपके पास साइनाइड आके जुड़ जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आप ले रहे हो हाइड्रोजन प्लस निकल। निकल प्लस हाइड्रोजन लेने से हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हाइड्रोजिनेशन से कौन सा ग्रुप अफेक्टेड होगा? OH तो अफेक्टेड होगा नहीं, OCH3 भी नहीं होगा, बेंजीन रिंग भी नहीं होगा, तो ये जो साइनाइड है ये अफेक्टेड हो जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप साइनाइड का हाइड्रोजिनेशन करा देते हैं मेटेलिक
मेटल निकल मेटल की प्रेजेंस में जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, तो वहां से साइनाइड जो है वो प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो योर मेजर प्रोडक्ट ए विल बी हैविंग प्राइमरी अमीन, और वो भी OH के साथ। ठीक है, तो आपका मेजर प्रोडक्ट ए आपके जो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन उसके हिसाब से आ जाएगा। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर। अब ये जो क्वेश्चन है वो पॉलीमर चैप्टर से है, और पॉलीमर चैप्टर में से आपको पूछा है कि पॉलीएस्टर कैटेगरी से कौन सा पॉलीमर यहाँ पे है। तो पहला है ब्यूटाडाइन स्टाइरिन को पॉलीमर, दूसरा है मेलामिन पॉलीमर, तीसरा है नियोप्रिन, और चौथा है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आंसर इज डी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अभी कैसे आया, तो पहले ये समझना पड़ेगा ये पॉलीएस्टर होते क्या हैं। पॉलीएस्टर आर दोज पॉलीमर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो पॉलीएस्टर में जो वर्ड एस्टर आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ये एस्टर कहाँ से आया, मतलब ऐसे पॉलीमर जिनमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है। एस्टर कहाँ से आता है, जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करते हैं तो वहां से आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब इस पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट की बात करें, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट की बात करें, तो एक्चुअली इसको शॉर्ट में बोलते हैं PHBV। ये एक पॉलीमर है जो कि ऑब्टेन कैसे होगा, बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड विद 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड की रिएक्शन 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से कराओ तो पीएचबीवी आपको फॉर्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, दोनों की रिएक्शन करवाई तो वहां से आपके पास पीएचबीवी मिल गया। और इस पीएचबीवी की बात जब हम करेंगे तो क्या है, ये पॉलीएस्टर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, which is PHBV. It is an example of polyester. Okay. Next question, question number 18. ये जो question है ये आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है। A polysaccharide acts on boiling with dilute sulfuric acid at 393 Kelvin under 2 to 3 atmospheric pressure yields Y. Y on treatment with bromine water gives gluconic acid. X contain beta glycosidic linkage only. Compound X is starch, cellulose, amylose और amylopectin। तो पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं कि जो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ओनली लिखा है ना, वहीं से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, क्योंकि सेलुलोज ही ऐसा है जिसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं। एंड ऑन बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4 at 393 Kelvin under 2 to 3 atmospheric pressure, सेलुलोज फॉर्म्स ग्लूकोज। सेलुलोज क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज की खास बात यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है कि ग्लूकोज फर्दर किससे रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन वाटर से, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे ये जो चैप्टर्स हैं इनके आपको एक एक क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं एग्जाम में, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, और इनसे जब क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, बस उसको चीजों को रिकॉल करने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, जैसा कि मैंने कहा एक चैप्टर, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। तो इस बार क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। अब आपको चीजें रिकॉल होनी चाहिए, वेंकोमाइसिन, एम्फिसिलिन, ऑफ्लैक्सिन और पेनिसिलिन जी। तो यहाँ पे आपको जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन तो आता ही है, एग्जांपल्स भी आना चाहिए। पेनिसिलिन जी जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और बाकी जो तीनों यहाँ पे दे रखे हैं पेनिसिलिन जी के अलावा, वेंकोमाइसिन, एम्फिसिलिन और ऑफ्लैक्सिन, ये सब के सब जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो पेनिसिलिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है क्योंकि वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए इस पेपर के क्वेश्चन 20 की बात करते हैं, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब ये आपका आ गया प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेस्ड, क्वालिटेटिव एनालिसिस से बेस्ड। ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सॉल्ट with cation Y+2, the addition of a reagent X to an alkaline solution of the salt gives a bright red precipitate. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगा लेना है कि आप क्या कर रहे हो, अल्कलाइन सॉल्यूशन ले रहे हो। अब आपको कैटाइन Y+2 दे रहा है, तो समझ में आ गया कि रिएक्शन जो है वो कैटाइन आपके पास +2 वाला होना चाहिए। और आप अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो आप जब सेकंड ग्रुप में H2S पास करते हो, मीडियम बिकम एसिडिक, और फोर्थ ग्रुप में जब आप वापस निकल हाइड्रोक्साइड मिलाते हो तो मीडियम बिकम्स बेसिक। यानी आपके पास फोर्थ ग्रुप का कोई कैटायन होना चाहिए। ठीक है,
अब उस फोर्थ ग्रुप के कैटायन में खास बात एक और आगे दे रखी है, इट विल गिव्स अ ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट। तो यहाँ से चीजें और आसान हो जाती हैं और क्लियर हो जाती हैं, और जो आपके ऑप्शन है वहां से भी और समझ में आ जाता है। ऑप्शन ए सेज डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम एंड निकल +2, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम एंड कोबाल्ट +2, नेस्लर रिएजेंट एंड Hg+2, नेस्लर रिएजेंट एंड निकल+। नेस्लर रिएजेंट तो आप अमोनियम के टेस्ट के लिए यूज करते हो, तो ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ग्लाइऑक्सिम जो है वो निकल के साथ रिएक्शन करता है, कोबाल्ट के साथ उसका जिक्र ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब इसको अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि जब आप डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन डीएमजी जो आप कहते हो, उसको आप निकल+2 के अल्कलाइन सॉल्यूशन में पास करते हो, तो एक ब्राइट रेड पीपीटी बनता है। एक निकल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन डीएमजी का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ब्राइट रेड कलर का होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर उसके अकॉर्डिंग निकल डीएमजी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा निकल+2, तो वो कैटायन है, और डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन वो रिएजेंट है। तो हमने इस पेपर के 1 से 20 क्वेश्चन देखे जो सेक्शन ए के थे। अब हम आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, जहां हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, जिसको अपन इंटीजर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसकी बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका सॉलिड स्टेट से है। ठीक है, और आप देख सकते हैं क्या पूछा है सॉलिड स्टेट में। सिंपल जो इनका सदाबहार क्वेश्चन है, हर बार एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं ये, मतलब इस पैटर्न पे तो क्वेश्चन जरूर आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। तो इसमें जब हम बात करें, एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एचसीपी लैटिस, एक एलिमेंट एक्स जो है उसके एटम्स एचसीपी लैटिस बनाते हैं, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट वाई ऑक्यूपाई 2-3 ऑफ इट्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एक्स इन द लैटिस। ठीक है, तो इसका जो आपका नियरेस्ट इंटीजर के रूप में आंसर आना चाहिए वो आंसर आएगा 43। वो क्या आंसर आएगा एक बार जरा देखें, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एलिमेंट एक्स जो है वो एचसीपी लैटिस बनाता है। ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स का नंबर कितना होगा यूनिट सेल के अंदर 6, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन एचसीपी लैटिस इज 6। ओके, अब आगे देखें। अब बात करें एलिमेंट y की। एलिमेंट y क्या करता है, 2-3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। तो y का नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल के अंदर कितना हो जाएगा भाई, आपके पास नंबर ऑफ एटम एचसीपी में कितने थे 6, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए उसके डबल। अब उसका कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई हो रहा है 2-3, तो 2/3 इंटू 2 इंटू 6, ये आपके पास आ जाएगा 8। अब टोटल एलिमेंट्स ऑफ एटम्स या टोटल एटम्स ऑफ एलिमेंट्स उस लैटिस के अंदर कितने हुए, तो एक के हैं 6, दूसरे के हैं 8, टोटल मिला के कितना हो गया 14। आपको किसका परसेंटेज चाहिए, x का। सो द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट x इन द लैटिस विल बी, कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट x अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू 100। तो 6 है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट x, टोटल एलिमेंट है 14 into 100, this will be 300 upon 7, it is 42.85, that is नियरली इक्वल टू 43। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो सॉलिड स्टेट से आया था, इसका करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट इंटीजर है वो है 43। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 2O3 gives 3O2। अब ये क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से बेस्ड है, और उसमें क्या पूछा है, एट 300 केल्विन ओजोन इज 50% डिसोसिएटेड। ओजोन क्या है, 50% डिसोसिएट हो रहा है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर इज, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कितना होगा। ठीक है, और आपको सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है, ln 1.35, दिस इज 0.3, एंड r इज 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपको क्या करना है, इस इक्विलिब्रियम की हेल्प से पहले आपको Kp की वैल्यू निकालनी है, और उस Kp की वैल्यू को डेल्टा जी से रिलेट करते हुए उस फॉर्मूले में पुट करनी है, जिससे आपके पास डेल्टा जी जूल पर केल्विन में आएगा, और वो कितना आएगा वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 747। अब उसका आंसर आया कैसे, तो हम उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम में जैसे कि आपके सामने जो इक्विलिब्रियम दे रखा है, उसको पहले आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो आप एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, 2O3 gives 3O2। अब आप इसके लिए क्या कहेंगे, आपने मान लिया कि मान लीजिए O3 का 1 मोल है, तो उसमें से कितना डिसोसिएट होगा x। अब क्योंकि रेशियो क्या कह रहा है, 2 मोल्स लेने पर 3 मोल्स बनते हैं, तो अगर x डिसोसिएट होगा तो 3x/2 यानी कि उसका 1.5 टाइम्स बन जाएगा। तो 1 माइनस x करेंगे तो 3x/2 हो जाएगा। अब Kp का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है O2, रिएक्टेंट कौन है O3, तो Kp क्या आएगा PO2 की पावर 3 अपॉन PO3 की पावर 2। अब आप इसकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, Kp इज इक्वल टू 3x/2 की पावर 3, 1 माइनस x की पावर 2।
क्वेश्चन में गिवन था कि x कितना डिसोसिएट हो रहा है 50%, 50% दैट इज 50 अपॉन 100 विच इज 0.5। तो x की वैल्यूज को जब आप ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो kp आपके पास आएगा 1.35। अब ये तो सिर्फ kp का फॉर्मूला आया। अब हम अच्छे से जानते हैं कि kp का डेल्टा g के साथ क्या रिलेशन होता है। So we know that equilibrium constant kp and standard Gibbs free energy change are related as delta g is equal to minus RT ln kp। अब इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। R की वैल्यू गिवन है 8.3, ln और T कितना है 300 और ln kp आपके पास ऊपर आ रखा है ln 1.35। क्वेश्चन में ln 1.35 की वैल्यू गिवन है कितना है 0.3। तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस 8.3 इंटू 300 इंटू 0.3। On solving it, it comes out to be minus 747 joule per mole. Okay, so the correct answer is 747। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स पे मिक्स्ड कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, जिसका आंसर था ऑप्शन सी 747। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है और इसमें क्या कहता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है ये। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 केल्विन। ठीक है, टू इंजेक्ट ग्लूकोज टू अ पेशेंट इंट्रावेनसली इट हैज टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड। हम जानते हैं कि आप ब्लड के साथ जब इंजेक्ट करोगे ग्लूकोज को तो उसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। अब ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन कितना होगा ग्राम पर लीटर में वो पूछा है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूले में ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से आप कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वही ग्लूकोज की होनी चाहिए। तो जो ब्लड का प्रेशर है वही किसका होना चाहिए भाई, ऑस्मोटिक पे आइसोटोनिक वर्ड का मतलब है दोनों का प्रेशर सेम है। वो कब आएगा जब दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम होगी। अब कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर में नहीं निकालनी है, वो आपको ग्राम पर लीटर में निकालनी है। तो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 54। अभी कैसे आएगा तो जरा इसका अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है 7.47 बार। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, वो आपको कैलकुलेट करनी है। आर क्या है आपको पता है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर है। तो सारी वैल्यूज आप जब पुट करेंगे तो आप क्या कहेंगे 7.47 इट इज द पाई। सी आपको डिटरमाइन करना है, आर आपको पता है 0.083 और टेम्परेचर है 300। जब पुट कर देंगे वैल्यूज तो सी क्या आएगा 7.47 अपॉन 0.083 इंटू 300 दिस इज मोल पर लीटर। अब जैसे कि मैंने आपको कहा क्वेश्चन में क्या पूछा था, ग्राम पर लीटर। सो इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज C is equal to 7.47 into 180। ये 180 कहाँ से आया, मोलर मास। किसका मोलर मास, ग्लूकोज का। फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो उसके हिसाब से मोलर मास कितना आएगा 180 अपॉन 0.083 into 300। नाउ इट इज कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। एक्चुअली इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं और उसका आपका सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 54। तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम पर लीटर कम्स आउट टू बी 54। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जरा उसकी बात करें। द सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल, सेल आपको दे रखा है, उसका सेल पोटेंशियल है वो 0.576 वोल्ट एट 290 केल्विन दे रखा है। द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी, उसके लिए आपको दे रखा है ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर कितना है 0.34 वोल्ट और 2.303 आरटी अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 0.06 वोल्ट। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर इज 5। अब ये आया कहां से, तो पहले आप इस इक्वेशन से, इस सेल रिप्रेजेंटेशन से क्या हिसाब किताब लगा सकते हैं कि आपके पास तीन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो एनोड पे होती है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो कैथोड पे होती है और नेट सेल रिएक्शन जो इन दोनों की हेल्प से आएगी। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू 2H प्लस विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, कॉपर प्लस 2 aqueous is getting reduced by the gain of 2 electrons into copper solid। और नेट रिएक्शन क्या होगी, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट रिएक्शन आपके सामने आएगी कॉपर प्लस टू H2 गैस गिव्स 2H प्लस प्लस कॉपर सॉलिड। अब ये तो आ गई इक्वेशन। अब आपको इस सेल का क्या निकालना है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे आएगा, ई नॉट सेल आएगा, फॉर्मूला क्या है ई नॉट सेल निकालने का, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ई नॉट सेल क्या आया, ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस ई नॉट H प्लस H2। हम जानते हैं H प्लस H2 क्या है, SH ही, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
जिसके लिए 290 केल्विन टेम्परेचर पर वैल्यू कितनी होती है 0.0 वोल्ट, और कॉपर प्लस टू कॉपर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 0.34 वोल्ट। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ई नॉट कितना आएगा 0.34 माइनस 0.0 विच कम्स आउट टू बी 0.4 वोल्ट। अब आपके सामने आपको समझ में भी आ गया कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है, रिएक्शन क्या है, ई नॉट सेल क्या है, ई सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको H प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी है, जिसकी हेल्प से आप पीएच को इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऑन अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन ऑन द अबव सेल वी गेट, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, E cell is equal to E naught cell minus 0.06 upon 2 log H plus की पावर 2 upon copper plus 2। ठीक है, E सेल क्वेश्चन में गिवन है 0.576, E नॉट सेल आपने डिटरमाइन कर लिया 0.34, 0.06 अपॉन 2 करेंगे तो 0.03 आ गया, log H प्लस की पावर 2 ये आपको डिटरमाइन करना है, और कॉपर प्लस 2 क्वेश्चन में गिवन है 0.01। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, 0.34 इस तरफ आ जाएगा, सो 0.576 माइनस 0.34 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.03 log h प्लस की पावर 2, और जो 0.01 था उसको भी आप उधर लेके चले गए तो माइनस 0. माइनस माइनस ऑफ 0.03 log 0.01। ठीक है, अब इसको आपने जब सॉल्व किया तो ये आ गया 0.236 माइनस 0.03 log h प्लस की पावर हाफ, और 0.03 log 0.01 जो था उसको आप log 1 अपॉन 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0.236 इज इक्वल टू माइनस 0.03 log h प्लस की पावर 2 प्लस 0.03 इंटू माइनस टू कहाँ से आया, log 1 बाय 100 को माइनस टू भी लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.236 इज इक्वल टू 0.03 log h प्लस की पावर 2 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.03 के आगे प्लस है, इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 0.03 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.06 हो गया। ठीक है, अब इसको आगे देखें एक बार हम, 0.236 0.06 को आप लेके चले गए लेफ्ट हैंड साइड में, ऐड कर दिया, सो माइनस 0.03 इंटू टू, अभी लॉग एच प्लस की पावर जो 2 थी वो पावर आगे आ गई है, तो 0.03 इंटू टू लॉग एच प्लस हो गया है। और आप अच्छे से देख सकते हैं जब आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 0.296 ऐड करने के बाद, और इधर से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 0.06, और नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस अलग हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात ध्यान देने लायक ये कि जो ये नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस अलग हो गया है, इस नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को क्या बोलते हैं पीएच, और आप अपने फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं, तो पीएच क्या आएगा 0.296 डिवाइड किससे करेंगे 0.06 से, ये आपके सामने आएगा 4.93, और जब आप इसका राउंड ऑफ करेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर जो आएगा वो आएगा 5। तो इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड था, इसमें आपके पास पीएच की वैल्यू कितनी आई 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, आरएनएस इक्वेशन पे, बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या कहता है ये कहता है द रेट कांस्टेंट फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड हैव बीन मेजर्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज 700 टू 1000 केल्विन। रेट कांस्टेंट को आपने मेजर किया जो एसिटल्डिहाइड के डीकंपोजिशन के लिए आता है, कब मेजर किया 700 केल्विन से 1000 केल्विन रेंज पे। The data has been analyzed by plotting log ln k versus 10 की पावर 3 टेम्परेचर ग्राफ, यानी आपने ln k 10 की पावर 3 अपॉन t ग्राफ एक बनाया, उसको प्लॉट किया और फिर डाटा को एनालाइज किया। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन कितना आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको बताना है। ठीक है, और वो भी नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, r की वैल्यू आपको गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 154। कैसे आएगा, तो आप पहले इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ से आपको क्या दिख रहा है, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया ln के 10 की पावर 3 अपॉन टी। ठीक है, स्लोप कितना है -18.5, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जानते हैं कि आरएनएस इक्वेशन क्या होती है, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर टी। अब इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो उसका स्लोप क्या आएगा माइनस ई अपॉन आर, और यहाँ पे स्लोप कितना दे रखा है -18.5। तो जो स्लोप ऑफ ग्राफ plotted between ln k versus 10 by 3 10 की पावर 3 upon t is, उसका स्लोप क्या आएगा माइनस ई अपॉन 10 ई अपॉन आर इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 18.5। तो आपको ई कैलकुलेट करना है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो 18.5 इंटू 8.31
विच इज द वैल्यू ऑफ आर इंटू 10⁻³ सॉल्व किया तो ये आ गया 154,000 दैट इज 1,54,000 जूल पर मोल। अब आपको आंसर किसमें चाहिए, किलो जूल में। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ये जो 154,000 दैट इज 1,54,000 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे किलो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो जूल। तो मैंने जब उसको किलो जूल में जूल को कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, किलो जूल। और ये 30 से 30 कैंसिल हो गए, सो 154 किलो जूल इज योर आंसर। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखिए, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट इज। तो एक्चुअली क्वेश्चन तो डी ब्लॉक का है, लेकिन इसमें तड़का किसका लग गया है, इसमें मिक्स्ड कंसेप्ट किसका आ गया है, रेडॉक्स रिएक्शन का। क्या कहता है कि आपको डिफरेंस बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा जो क्रोमियम और डाइक्रोमेट में और क्रोमेट में होती है। ठीक है, तो हम पहले क्या करें, इसका आंसर है 0। कैसे आया, तो पहले हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हमने कहा भी आपके पास 2 आयंस है, कौन कौन से, डाइक्रोमेट और क्रोमेट। पहले उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए। तो पहले आपने बात की किसकी, क्रोमेट की। क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, CrO4-2। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लिखते हो X which is the oxidation state of chromium plus 4 which is the number of oxygen atom minus 2 this is the oxidation state of oxygen। चार्ज कितना है, -2। तो x plus 4 into -2 is equal to -2, x minus 8 minus 2, x is equal to +8 minus 2, x इक्वल टू +6। कितना आ गया आपके पास, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमेट आयन के अंदर कितनी आ गई, +6। अब यही आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट डाइक्रोमेट आयन में निकालिए, 2x + 7। 2x क्या है, ट्वाइस ऑफ x दैट इज क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। 7 into -2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज कितना है, -2। तो 2x - 14 is equal to -2, 2x is equal to 14 plus 14 minus 2 that is 12 और x is equal to 12/2 which is +6। ओके, अब डिफरेंस की बात आई तो आप देख सकते हो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 है, तो डिफरेंस क्या आया, 6 - 6 इक्वल टू 0। सो द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट इज 0। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये भी क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। In the cobalt carbonyl complex, that is CO2 CO whole 8, the number of CO bonds is X and terminal CO ligand is Y। X plus Y कितना होगा, तो बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, स्ट्रक्चर्स को देखते समझ में आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 7। कैसे आया ये 7, तो देखें जरा। एक्सप्लेनेशन में हमने सबसे पहले लिखा है स्ट्रक्चर, तो आपको स्ट्रक्चर देखते ही सारी चीज क्लियर हो रही है। मैंने एरो भी मार्क कर दिया है कि आपको सीओ बॉन्ड आराम से दिख रहा है, कितना है, 1। और उसमें का टर्मिनल सीओ लिगेंड्स कितने हैं, सीओ लिगेंड्स तो 8 हैं, लेकिन टर्मिनल कितने हैं, 3 हैं राइट साइड में और 3 हैं लेफ्ट साइड में, तो टोटल कितने हो गए। तो हम क्या कहेंगे, सीओ सीओ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 विच इज x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1। नंबर ऑफ टर्मिनल CO लिगेंड्स कितने हैं, 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x प्लस y कितना हो गया, 1 + 6 इज इक्वल टू 7। तो करेक्ट आंसर आ गया आपके पास 7। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है। क्या कहता है ये, a 0.166 gram sample of an organic compound was digested with concentrated H2SO4 and then distilled with NaOH. The ammonia gas evolved was passed through 50.0 ml of 0.5 m H2SO4. The used acid required 30 ml of 0.25 n NaOH for complete neutralization. The mass of nitrogen in the organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का मास कितना है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न, दिस क्वेश्चन इज बोनस। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, तो जरा देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या पूछा है। आपको बताना है नाइट्रोजन का परसेंटेज उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जेल्डाल मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं जेल्डाल मेथड से सॉल्व, तो आपको ये पता होना चाहिए एज फार एज जेल्डाल मेथड इज कंसर्न, H2SO4 जो है वो अमोनिया से भी रिएक्शन करेगा, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करेगा और NaOH से भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो H2SO4 के मिली इक्विवेलेंस पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए।
NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लीजिए, वहां से आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स अमोनिया के आ जाएंगे, क्योंकि H2SO4 जितना NaOH से रिएक्शन करेगा वो जो बच जाएगा वही अमोनिया से रिएक्शन करेगा। तो हम क्या कहेंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। ये मिली इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, तो मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। H2SO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, 0.5, वॉल्यूम कितना गिवन है 50, तो ये आपके पास मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने आ गए 25। इसी तरह से अब आगे देखें इस क्वेश्चन को, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कैसे आएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH आएंगे N इंटू वी एम एल, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.25, वॉल्यूम कितना है 30, तो ये आ जाएगा 7.5। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड कितना आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, ये कैसे आएगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 माइनस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स कितने आए थे आपके पास, जो क्वेश्चन में गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है उससे कितना आया 25। NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स कितने आए 7.5। ये आपके पास क्या है, अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट जो फॉर्म हुए वो, और वो आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, N इंटू वी से। अब आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू एन इंटू वी अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 1.4 तो एक नंबर हो गया, एन इंटू वी की वैल्यू कितनी आई थी 25 माइनस 7.5, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.16। तो थोड़ा सॉल्व कर लें इसको, 1.4 इंटू 17.5 हो गया अपॉन 0.166, सॉल्व किया तो 24.5 अपॉन 0.166, दिस कम्स आउट टू बी 147.59। अरे भाई ये तो बहुत ही अजीब बात है कि परसेंटेज 100 से ज्यादा आ रहा है। Hence the percentage of nitrogen in the given organic compound obtained is 147.5, which is more than 100%. That is not practically possible. So as far as my opinion is concerned, this question must have to be considered as bonus, because the percentage of nitrogen is coming above 100, which is not practically possible. Okay, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, बोनस होना चाहिए। ओके, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स इन द गिवन कंपाउंड इज। अब पहली बात तो ये कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दे रखा है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुछ भी होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते क्या हैं, किसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे। तो आपको पहले समझना है कि ऐसे सेंटर्स जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन रखते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। और वो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन क्यों रखते हैं, क्योंकि वो सेंटर, वो साइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी और वहां पे न्यूक्लियोफाइल इजीली आके जुड़ पाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 3, क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं। तो पहले एक बार आप जरा डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट होती हैं वही क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं। In the given compound, there are three electrophilic centers which are indicated by an arrow and shown by a circle. तो हमने क्या किया, उनको सर्कल से भी शो कर लिया है और उनको एरो से भी बता दिया है। पहला देख रहे हो आप, सी डबल बॉन्ड हो, हम सब जानते हैं सी डबल बॉन्ड हो जब ब्रेक होगा तो सी पे प्लस और ओ पे माइनस आएगा। तो डेफिनेटली आपके पास कंडीशन क्या हो गई, सी पे जो प्लस आया वो आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इसी तरह से सी ट्रिपल बॉन्ड एन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन जब ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो सी पे प्लस और एन पे माइनस आएगा। अगेन सी प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसी तरह से यहाँ पे जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये सी डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा बीइंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आगे चलेंगे सी डबल बॉन्ड ओ की साइड। तो इस एरो मार्क्ड कार्बन पे, इस सर्कल मार्क कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इस गिवन कंपाउंड के अंदर 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट प्रेजेंट हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, गिवन रिएक्शन हैज डैश sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स। एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट दे रखा है, मेजर प्रोडक्ट दे रखा है, और आपसे कहा है कि जो मेजर प्रोडक्ट ए बन रहा है उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं। तो पहले आप जरा इसका हिसाब किताब कीजिए, ये एक तरह से डाइईन दे रखा है ना, और उस डाइईन को आप एसिडिक मीडियम में H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे, वहां से आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, और मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का पता लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 2। अभी कैसे आया, तो जरा हम रिएक्शन की शुरुआत देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ होगा।
तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपके पास डाइन दे रखा है उसका फॉर्मूले जो नाम दे रखा है उसके हिसाब से आपने उसका फॉर्मूला लिख दिया। उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि जो H प्लस है वो जैसे पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां पे क्या कंडीशन आएगी, सी प्लस और माइनस आएगा। और वो जो प्लस और माइनस वाली सिचुएशन अराइज होगी और आप जैसे देखिए पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो इधर क्या आएगा, इधर माइनस चार्ज आएगा। और इधर क्या आएगा, इधर प्लस चार्ज आएगा। तो जिधर माइनस चार्ज आएगा वहां पे H प्लस का जुड़ना इजीली हो जाएगा और प्लस चार्ज आएगा वो प्लस आपने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आप सोचोगे ऐसा ही क्यों हुआ, उल्टा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कार्बोकेटाइन कैसा है, 3 डिग्री है। अगर इस तरफ प्लस आता, अगर मैं बात करूं इस कार्बन पे प्लस आता, इस कार्बन पे प्लस आता तो कार्बोकेटाइन कैसा बनता, 2 डिग्री, जबकि कैसा बन रहा है 3 डिग्री। तो ये बात समझ में आ गई। अब जब ये कार्बोकेटाइन बन गया तो ये एक क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। और यहाँ पे ये आप इस कार्बन पे देखिए, अगर मैं बात करूं इस कार्बन पे आपको दोनों मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ज्यादा होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेंगे, आगे की तरफ। और इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे, इस सी प्लस वाले को। तो पहला स्टेप ये हुआ कि आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा और वो जो कार्बोकेटाइन बनेगा उस पे ये इंटरनली इस अटैक होता है। मैंने इसको क्या नाम दिया प्रोसेस को, हमने इस प्रोसेस को नाम दिया है इंटरनल अटैक। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल अटैक हुआ। उस इंटरनल अटैक होने से क्या हो जाएगा, इंटरनल अटैक होने से क्या होगा कि यहाँ पे साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। रिंग कैसे बनेगी, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, दिस इज द फाइव। 5 कार्बन रिंग बनेगी और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप आगे देख सकते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना उसमें 5 कार्बन रिंग बनी। अब 5 कार्बन रिंग बनी और उस पे आगे वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये 5 कार्बन रिंग जो है इसके अंदर एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है। एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा होने से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये सबसे पहले क्या चाहेगा कि ये 5 कार्बन रिंग 6 कार्बन रिंग में कन्वर्ट हो जाए और इसके अंदर जो एंगुलर स्ट्रेन है उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो एंगुलर स्ट्रेन कम कैसे होगी, जब ये रिंग को एक्सपैंड करेगा। रिंग एक्सपेंड कैसे करेगा, तो मैंने यहाँ पे जो शो कर रखा है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होते रिंग एक्सपेंड होगी। और आप देख सकते हैं ये वाला जो बॉन्ड है जो यहाँ से ब्रेक होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो ऐसा होने से क्या हुआ, आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि 6 कार्बन रिंग वाला है। अब आप देख सकते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इस प्रीवियस कार्बोकेटाइन के कंपैरिजन में मोर स्टेबल है जो कि रिंग एक्सपेंशन से बना है। लेकिन अभी भी और स्टेबिलिटी की गुंजाइश है तो फिर से रीअरेंजमेंट होगा। इस बार रीअरेंजमेंट कैसे होगा, इस बार रीअरेंजमेंट होगा मिथाइल शिफ्ट से। कैसे होगा, मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट होने से क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट जैसे ही होगा तो ये जो मिथाइल था वो इस पॉजिटिव चार्ज की जगह आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस मिथाइल की जगह आएगा। और जब रीअरेंजमेंट बाय मिथाइल शिफ्ट होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये जो 3 डिग्री बना है ये प्रीवियसली फॉर्म 2 डिग्री के कंपैरिजन में क्या है, मोर स्टेबल है। तो आप देखो हर बार स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हो तो प्रोसेस में क्या होता जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। पहले आपके पास 5 कार्बन रिंग था तो फिर उसके बाद 6 कार्बन रिंग आया तो स्टेबिलिटी बढ़ा। वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब 3 डिग्री बना तो स्टेबिलिटी और बढ़ गया। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब वहां से H प्लस रिमूव होगा और आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका है मेजर प्रोडक्ट ए। इस प्रोडक्ट के अंदर आप देख सकते हैं इन दोनों कार्बन पे कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, तो हम क्या कहेंगे, अब हमारा क्वेश्चन यही था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन कितने हैं, तो हम क्या कहेंगे, hence the number of sp2 hybridization carbon atom in the major product is 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने जेई मेंस 2022 जून अटेम्प्ट के पेपर के पहला पेपर जो है 24 जून 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ था उसका कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखा है। हमने आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया, उसका करेक्ट आंसर बताया। वो 1 से लेके 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिर आगे क्वेश्चन 1 से 10 तक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो, दोनों को हमने अच्छे से सॉल्व करके देखा है। और इस चैनल पे बोहरा केमिस्ट्री एकेडमी पे मैं सीक्वेंस में सारे जेई मेंस के पेपर को एक एक करके सॉल्व करूंगा और आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा और आपको उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि मेरे वीडियोस के थ्रू आप जो है पेपर्स को अच्छे से सॉल्व भी कर पाएं, उसको समझ भी पाएं और उसके साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ा कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो इसी तरह से जेईई मेंस और जेईई एडवांस के और जो नीट के और इसके साथ-साथ 11th-12th केमिस्ट्री, सीबीएसई, आईसीएसई स्टेट बोर्ड्स के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है आपको देखने हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और इसी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपका मोटिवेशन, आपका प्यार मुझे मिलता रहे, तो मैं आपके लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। और अगर आप मुझसे कोई और तरह की हेल्प चाहते हैं जिसमें मैं आपको कोई और तरह का कोई टॉपिक या कोई कंसेप्ट समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, जिसको मैं आपके कमेंट्स को पढ़ते हुए आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।